किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों, ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए दोस्तों, जो नवजात बच्चे होते हैं उनका सर्वोत्तम आहार क्या होता है? हमारा ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है शहद, ऑप्शन डी है दूध। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी नवजात बच्चों के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है वो होता है उनकी माँ का दूध। यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो बताइए दोस्तों, जो अनुलेखन किसका अर्थ किसका संश्लेषण से है? हमारा ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है आरएनए। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुलेखन का अर्थ जो है डीएनए का संश्लेषण से है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यानी डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइसीकरण क्या है? तो बताइए दोस्तों, पाइसीकरण क्या होता है? हमारा ऑप्शन ए है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, तोड़ना। हमारा ऑप्शन बी है वसा का पाचन, ऑप्शन सी है वसा का अवशोषण और ऑप्शन डी है वसा का संग्रहण। तो बताइए दोस्तों जो पाइसीकरण होता है वह वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना को ही कहते हैं। दोस्तों, पाइसीकरण के माध्यम से ही बड़े वसा ग्लोबुलेस को छोटे समान रूप में वितरित कणों में तोड़ पाते हैं। दोस्तों, यह इसकी कार्य की बात करें तो इसकी कार्य छोटी आंत में मुख्य रूप से पित्त अम्ल द्वारा पूरा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, जो मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज था वहाँ पे निर्मित जो पहला था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है ईओवैक, ऑप्शन बी है ओनिवैक, ऑप्शन सी है इनेक। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनेक था, यानी ENIAC, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इनेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबर, देखिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अथी कर लीजिए, ENIAC इस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मुरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इसका निर्माण थे वो चार्ल्स बेबेज ने ही किए थे। यानी इसका कहाँ का विश्वविद्यालय था दोस्तों? तो वह था पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय के मुरे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका निर्माण कौन किए थे? चार्ल्स बेबेज ने किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है TCP या IP, ऑप्शन सी है SMTP और ऑप्शन डी है SLIP स्लिप। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीसीपी या आईपी का प्रयोग इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है। यानी टीसीपी की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है टीसीपी का, यानी टीसीपी। दोस्तों देखिए, मोबाइल का स्क्रीन छोटा होने के कारण हम लिख कर नहीं बता सकते हैं, लेकिन बोल कर तो बता ही सकते हैं। टीसीपी का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर से सुनिएगा दोस्तों, टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी जो बचा, आईपी अब आईपी है, उसका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ता है? यानी बीपी, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है या किसका अधिक स्राव होने से बढ़ता है? दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, दोस्तों ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है इस्ट्रॉल और ऑप्शन डी है एंड्रोजन। तो बताइए दोस्तों, रक्तचाप के लिए कौन सा जो है अधिक स्रावित होता है? हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी थायरॉक्सिन के कारण ही, अधिक स्राव होने के कारण ही रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। यानी दोस्तों, इस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से ही हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और घबराहट होती है। इसी कारण दोस्तों कभी कभी हार्ट अटैक भी व्यक्ति को आ जाती है, हृदयघात जिसको कहते हैं। दोस्तों इसकी श्रावण मतलब ये कहाँ से स्रावित होती है? तो वह होती है एड्रिनल ग्रंथि से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? यानी जो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा था उसमें किसकी थी कह सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए है जोसेफ फूरियर, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ लिखने में थोड़ा सा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है रिचेल कार्लसन। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जोसेफ फूरियर की थी। दोस्तों इसके बारे में कुछ बात करें तो दोस्तों यह एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम यह कहा कि वायुमंडल के गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों यदि बात करते इसके बाद फिर पुनः 1896 ईस्वी में स्वांत अरहेजियस ने ग्रीन हाउस गैस सिद्धांत की मात्रा निर्धारित कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, यानी सर्वप्रथम अवधारणा की बात करें तो दोस्तों जोसेफ फूरियर, और यदि फिर बाद में जो किए थे वो किए थे स्वांत अरहेजियस ने किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, जो भोपाल गैस त्रासदी है वह किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन बी है मिथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो भोपाल गैस त्रासदी है जो 1984 ईस्वी में हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। दोस्तों यदि इसके बारे में बात करें तो यह घटना 3 दिसंबर 1984 के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीले गैस के रिसाव के कारण हुआ था। दोस्तों यह काफ़ी भयानक घटना थी। इसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अंधापन का शिकार भी हुए। दोस्तों यही कारण है कि वहाँ पे अभी भी जो है मतलब अपंग बच्चे भी जन्म लेते हैं, उसका प्रभाव मतलब अभी तक भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह भोपाल में है, देखिए जैसा कि लिखा हुआ भी है भोपाल गैस त्रासदी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो बताइए दोस्तों, जो सारस है वो कहाँ का राज्य पक्षी है? हमारा ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों, सारस जो है कहाँ का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी वह क्या है? सारस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना स्रोत क्या है? यानी भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण और पुराना स्रोत क्या है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है भागवत गीता, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो वेद है वह भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए।